Honorable Minister Sri Mansukh Bhai. माननीय अध्यक्ष जी, 1 बजे कोविड पैंडेमिक पर चर्चा का प्रारंभ हुआ था और लगातार 4 घंटे तक चर्चा चली है। सारे समय में हाउस में बैठ के सभी को मैंने विस्तार से सुना है। जब चर्चा का प्रारंभ होना था उस वक्त नेता सदन ने विपक्ष के नेताओं के साथ जब फ्लोर पर बातचीत करते हुए कहा था कि चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। दोनों तरह से यही बात हुई थी कि चर्चा में कोई अच्छा सुझाव आए, जैसे भविष्य में हम अगले दिनों की तैयारी भी कर सके और कुछ ऐसा निष्कर्ष निकले जिस पैंडेमिक में हमें उपयोगी हो। लेकिन चर्चा प्रारंभ हुई तब से मैंने देखा शुरुआत से ही उसमें जो कुछ फायदा हुआ है, कुछ अच्छा हुआ है तो हमारे मुख्यमंत्री ने किया, हमारे राज्य ने किया, और कुछ अच्छा नहीं हुआ या तो अपेक्षा के अनुसार नहीं हुआ तो ये मोदी जी की कमी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा किया है जिन्होंने, जिस मुख्यमंत्रियों ने या जिस राज्य सरकार ने, मैं नहीं, मोदी जी ने भी सराहा है। प्रधानमंत्रियों की मीटिंग में भी मोदी जी ने, जिस मुख्यमंत्री ने अच्छे इनिशिएटिव लिए उसकी सराहना भी की है और होनी भी चाहिए। सरकार एक चपरासी से लेके हमारे लास्ट एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से लेके प्रधानमंत्री तक सब मिलकर एक सरकार होती है और इस सरकार की जब ऐसी स्थिति निर्माण होती है तब ये मिली जुली जिम्मेवारी होती है। हम सब जानते हैं और हम सब बात भी करते हैं, लेकिन भी पॉलिटिक्स एक ऐसा विषय है जो व्यक्ति को छोड़ता नहीं है। कोई न कोई जगह पे पॉलिटिक्स हो जाता है। लेकिन मोदी जी ने कहा है, जब से पैंडेमिक प्रारंभ हुआ तब से आज तक हमारे सरकार के सभी साथियों ने कहा है, सार्वजनिक तौर पर भी कहा है कि ये क्राइसिस एक पॉलिटिक्स का रीजन नहीं बननी चाहिए। एक क्राइसिस में पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। शायद सामने से हो जाए तो भी सरकार की ओर से नहीं होना चाहिए। ये बात को हमने स्वीकारा है और हमने कहा भी, मैं मेरी रिप्लाई में भी कोई जगह पे पॉलिटिक्स करने वाला नहीं हूं। मोदी जी ने कहा है कि 130 करोड़ की जनता जब एक साथ में एक कदम आगे बढ़ेगी तो देश 130 कदम आगे बढ़ सकता है। और एक क्राइसिस की स्थिति में ऐसी ही स्थिति हमें अवसर देती है जिस स्थिति में हमें साथ में मिलकर चलना होता है। और इसलिए जब तीसरी वेव की बात आती है तब क्या 130 करोड़ की जनता, सभी सरकारें, देश के आम नागरिक साथ में मिलकर तय करें कि हम देश में तीसरी वेव नहीं आने दे। हमारा संकल्प, मोदी जी का मार्गदर्शन हमें तीसरी वेव से बचा सकता है। हमें संकल्प करना है और इसलिए माननीय सभापति जी, प्रधानमंत्री जी ने ये बात को स्वीकारते हुए 20 बार राज्यों से बातचीत की है, मीटिंग की है, उसका सुझाव लिया है और सुझाव के आधार पर जो निकला है, इस तरह से एक क्राइसिस का सामना किया है। इस तरह से सुझाव में जब मुख्यमंत्री लेवल से कोई विषय रखा जाता है तो मोदी जी ने विषय को गंभीरता से लिया है। एक बार बात आई कि भाई हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, आप हमें केवल स्टेट को आप ही सब करें और स्टेट को कोई इजाजत ना दे, ऐसा नहीं। मोदी जी ने कहा स्टेट भी इनिशिएटिव ले, कोई दिक्कत नहीं। जब ये चल रहा था वैक्सीन वाला विषय, तब ये बात आई कि भाई वैक्सीन हम क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते, भारत सरकार लाती नहीं और हमें इंपोर्ट करने की छूट देती नहीं है। मोदी जी ने कहा कोई भी राज्य इंपोर्ट करना चाहे तो हमें कोई एतराज नहीं है। हम भारत सरकार की ओर से दुनिया के साथ बातचीत कर रहे हैं, हमें नहीं मिल रही है, लेकिन भी कोई स्टेट को मिल जाए तो हमें कोई एतराज नहीं है, वो ला सकते हैं। कई राज्यों ने ग्लोबल टेंडर निकाला, लेकिन कोई कंपनी यहां एक्सपोर्ट करने के लिए, इंडिया को देने के लिए आगे नहीं आई। जब जिस समय पर जिस राज्यों ने जैसे जब लॉकडाउन लगा था और कहा कि स्टेट के पर प्रधानमंत्री जब स्टेट पर छोड़िए, स्टेट अपने आवश्यकता के अनुसार स्टेट अपनी ओर से भी लॉकडाउन लगाएंगे।
मोदी जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, स्टेट भी एक जिम्मेदार सरकार होती है, वो भी अपनी व्यवस्था के अनुसार हो लॉकडाउन लगाए। तो बाद में सेकंड वेव में सभी स्टेट ने अपनी अपनी ओर से प्रयास किया और मोदी जी ने कई बार कहा है कि देश आज जहां पहुंचा है, यहां देश आज जो स्थिति में है वहां पहुंचाने में देश के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का सहयोग है। मोदी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा है कि मैंने ही सब कुछ कर दिया है। मोदी जी ने हमेशा कहा है कि देश को बनाने के लिए हम सब लोगों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। और इसलिए ये जो पैंडेमिक की सिचुएशन से स्थिति है, उसमें हम अगले दिनों में साथ में मिलकर कैसे काम करें और उसके लिए क्या क्या भारत सरकार ने किया। आप लोगों ने जो यहाँ कुल मिला के प्रश्न हमारे सामने रखे, या तो आपकी बात से 25 से ज्यादा सम्मानीय सदस्यों ने अपनी बात रखी, उसमें लॉकडाउन पहले क्यों लगाया, ऐसे जल्दी नहीं लगाना चाहिए था, ये बात आई। एक ये भी बात आई कि आप मृत्यु आंक क्यों छुपा रहे हो, आप में से वैक्सीन एक्सपोर्ट क्यों कर दिया, वो नहीं करना चाहिए था। मेडिसिन की कमी हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, पॉलिसी आप बार बार क्यों चेंज कर रहे हो, थाली ताली की भी बात आ गई, बच्चों के लिए आगे की क्या व्यवस्था है वो भी बात आ गई, और तीसरी वेव की बात आई और प्रवासी मजदूरों की बात आई। इतने विषय पर आप लोगों ने खास करके जिन्होंने उसमें से कई अच्छे सुझाव भी आए, कई लोगों ने इस विषय को लेके जैसे यहां पॉलिटिक्स किया ऐसा बाहर भी पॉलिटिक्स करते रहे। लेकिन मैं बिंदु पर जब आपको बात एक एक विषय को लेके बात करना चाहूंगा, तब जब यहां देश में पहला केस जब दर्ज हुआ था 13 जनवरी 2020 के 13 जनवरी को जब पहला केस देश में आया, मोदी जी उससे पहले जब दुनिया में बीमारी फैलने लगी थी तब उन्होंने हमें अलर्ट किया था कि हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, 130 करोड़ की जनसंख्या है, इतनी बड़ी जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी, और ये महामारी जो हिंदुस्तान में आ जाएगी तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए हमें पहले से ही तैयारी करनी चाहिए। और इसलिए मैं पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री देखता था, और उस वक्त जिस कंट्री में वायरस फैला हुआ था, इस कंट्री से वेसल्स आए तो वहां उसका स्कैनिंग करो, ऐसी सूचना हमें मिली थी। वैसे ही एयरपोर्ट एंट्री पॉइंट होता है, स्कैनिंग करो, सभी जगह पे स्कैनिंग होना स्टार्ट हो गया था। वैसे ही बॉर्डर, कई देश से हमारी छटी हुई बॉर्डर पर भी स्क्रीनिंग करने की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि वहां से भी लोग आ जा सकता है। ये सारी व्यवस्था जब देश में, दुनिया में, हिंदुस्तान में पहला केस दर्ज हुआ तब से शुरू की गई थी। बार बार एडवाइजरी निकाली गई थी। एडवाइजरी को फॉलो करने के लिए जब हमारे यहां बात होती है कि ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, ये नहीं किया और ये नहीं हुआ, करना किसको होता है, देश क्या होता है। जैसा आनंद शर्मा जी ने बताया कि 30 स्टेट बन के एक राष्ट्र बनता है, तब जाके एक देश बनता है। ये हमारी फेडरल डेमोक्रेसी में हमारी भारत सरकार क्या है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, सेंट्रल सब्जेक्ट है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन स्टेट की कोई भी योजना का इंप्लीमेंटेशन होता है कहां और किसके लिए होता है, देश की जनता के लिए होता है, देश के 100 करोड़ की नागरिक की सुरक्षा के लिए होता है, उसके स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कोई भी स्टेप हो उसके लिए काम कर रहे थे। इसलिए कहां कौन सी स्टेट में कौन सी गवर्नमेंट है विषय नहीं होता है। और इसलिए जब सामूहिकता से काम करने की आवश्यकता होती है, उस वक्त इंप्लीमेंटेशन जब स्टेट को करना होता है, हमने कभी नहीं कहा ये स्टेट फेल हो गया, ये स्टेट ने ये नहीं कहा। यहां कई लोगों को मैं बता सकता हूं, मैंने पहले कहा कि मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं इसलिए मैं नहीं करूंगा, लेकिन कई स्टेट के पास आज 10 लाख वैक्सीन पड़ा है। मेरे पास यहां आंकड़ा है, मैं स्टेट का नाम देके नहीं बोलना चाहता। कई स्टेट के पास 15 लाख पड़ा है, और ये स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव यहां मुझे ऐसा कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन स्पीड से करो। वैक्सीनेशन स्पीड आपके यहां स्टेट में है, उसकी कोई व्यवस्था होगी, उन्होंने थोड़ा स्टॉक रख के करना हुआ, ऐसा सोचा होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं। व्यवस्था सुदृढ़ हो और कोरोना क्राइसिस के सामने हम अच्छी तरह से लड़ सके, देश के 130 करोड़ की जनता कोरोना से कैसे बचे, ये लक्ष्य के साथ नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। उसमें कोई जगह पे राजनीति हमने नहीं की है। और 3 फरवरी
2020 को प्रधानमंत्री जी ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया था कि भाई एक क्राइसिस के सामने हम हिंदुस्तान में कैसे लड़े, उसके ऊपर आप विचार करो, उसके ऊपर चर्चा करो, उसके आधार पर आप सुझाव दो। ये सुझाव तुरंत ही इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इम्प्लीमेंट कैसे हो, उसके लिए काम करो। ये सब सुझाव, एक्सपर्ट कमेटी का सुझाव, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का सुझाव, नंबर ऑफ एजेंसीज, नंबर ऑफ सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन आती थी, और ये स्थिति में जब देश में 24 मार्च को लॉकडाउन लगाने का आयोजन किया गया, उसकी आपकी पहली रिमार्क से है कि क्यों लगाया, ऐसी स्थिति में क्यों लगाया। जिस तरह से दुनिया में कोरोना क्राइसिस फैल रहा था, कोरोना वायरस फैल रहा था, ये सीधा स्पीड से जो देश में स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाए, उस वक्त कोरोना वायरस का टेस्ट कर सके ऐसी एक लेबोरेटरी हमारे पास पुणे में थी। हमें इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की आवश्यकता थी। दूसरा, हमारे पास पीपीई किट नहीं थी। हमें कोरोना वॉरियर्स को, हमारे डॉक्टर्स को पेशेंट की ट्रीटमेंट के लिए भेजना होगा, उसके पास पीपीई किट नहीं होगी तो क्या होगा। मुझे कई कंट्री का एग्जाम्पल मुझे पता है, मैं कई कंट्री का उल्लेख करना नहीं चाहता हूं, लेकिन जब एक क्राइसिस शुरू हुई तब से मैं फार्मा डिपार्टमेंट देख रहा था, केमिकल्स फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री का, मुझे पता है जिस तरह से दुनिया में जिस क्राइसिस प्रारंभ हुआ था और वहां की जो स्थिति थी, मैंने इंडिया से बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस कंट्री में माना जाता है, एक कंट्री की लाचारी देखी है। ये लाचारी के सामने तैयारी करने के लिए लॉकडाउन लगाया गया था, ताकि देश में हम पीपीपी किट का निर्माण कर सके, हम लेबोरेटरी की व्यवस्था कर सके, हम N95 मास्क की व्यवस्था कर सके। ये सारी व्यवस्था हमें करनी थी, हमारे पास नहीं थी। ये लॉकडाउन लगाने से हम उसको रोक पाए, स्प्रेड स्लो हुआ, तब जाके हिंदुस्तान धीरे धीरे ये व्यवस्था खड़ी कर दिया। और उस वक्त फर्स्ट वेव में मैंने देखा है, उस वक्त जिस तरह से दुनिया की स्थिति हुई थी, डेवलप्ड कंट्री की स्थिति हुई थी, मोदी जी को कॉल आता था, जयशंकर जी को कॉल आता था, हमें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए, हमें एजिथ्रोमाइसिन चाहिए, हमें पैरासीटामोल नहीं चाहिए। ऐसे कई कंट्री थे, एक वीक तक उसका कोई फार्माकोपिया, हमारे फार्माकोपिया से कोई लेना देना नहीं था, हमारी मेडिसिन उसका फार्माकोपिया के अनुसार नहीं थी। सारा रूल्स रेगुलेशन छोड़ के हिंदुस्तान से प्लेन लेके आते थे, हम मेडिसिन उसको देते थे। इस स्थिति में हमने 123 कंट्री को मेडिसिन सप्लाई किया था, उसमें से 64 कंट्री ने, कई स्थिति हमारे लिए गौरव की भी बात होती है, हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, 64 कंट्री ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को थैंक यू, कोई ने ट्वीट करके थैंक यू किया, कोई ने, किसी ने कॉल करके थैंक यू कहा। हमने ये प्राइड महसूस किया था। और इसलिए जब सेकंड वेव यहां चल रही थी, हमारे यहां कई मेडिसिन की, कई रॉ मटेरियल की डिमांड हुई थी, और जयशंकर जी ने जब विदेश अमेरिका ने कहा, तब अमेरिका के प्रेसिडेंट ने कहा कि हिंदुस्तान ने फर्स्ट वेव में हमें मदद किया था, उसको हम भूल नहीं सकते हैं। ये इसलिए आपने जो कहा ना कि वैक्सीन क्यों दे दिया, वैक्सीन हिंदुस्तान को नहीं देनी थी, लेकिन जब वैक्सीन मार्केट में आई, और उस वक्त हम क्या बोलते थे, कि क्यों ऐसा बोलते थे हम, सारी दुनिया में वैक्सीन एक पेंडेमिक का सॉल्यूशन होता है, ये इसका नाम से है, उन्होंने ली है, ये पार्टी की है, ऐसे कमेंट करके देश को गुमराह किया गया था। और वैक्सीन की शेल्फ लाइफ 6 महीने की होती है, हम लगाए भी नहीं, हम किसी को दे भी नहीं, तो बिगड़ जाएगी, तो कंपनी को हम क्या कहेंगे। इस स्थिति में हमने यहां वैक्सीन मैत्री के माध्यम से टीका हमारे पड़ोसी देश को दिया था। और हमें यह भी याद रखना होगा, हम वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति में मानने वाले लोग हैं, और हम जब हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो हमारे प्रवेश द्वार पर लिखा होता है शुभ लाभ। हम लाभ की भी बात करते हैं, हम दूसरे के कल्याण की शुभ की भी बात करते हैं। हमारा भला होना चाहिए, लेकिन दूसरे का भी भला होना चाहिए, ये भाव जागरूक करने वाले कोई देश में व्यक्ति हो, इसका नाम नरेंद्र मोदी है। उन्होंने पेंडेमिक के दरमियान, ये महामारी के दरमियान,
ये भाव निर्माण किया। और जब यहां बात हुई, जिस तरह से जिस स्थिति निर्माण हुई थी, इस स्थिति में सर 130 करोड़ की जनता, लॉकडाउन लगा हुआ हो, आपने देखा होगा डेवलप्ड कंट्री में छोटा छोटा पॉपुलेशन है, ऐसी कंट्री में जब लॉकडाउन लगा था तो एजिटेशन हुआ था, रोड सड़क पर निकले थे, लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे। और ये भी सच्चाई है कि जब दुनिया में भूतकाल में भी महामारी आई, भूतकाल में जब महामारी आई, तब दुनिया में महामारी से मरे उससे ज्यादा लोग भूखमरे से मरे थे। ये जो हमारी वसुधैव कुटुंबकम और लाभ शुभ की संस्कृति है ना, मोदी जी ने कहा सरकार की सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जो हो सके सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया, स्टेट गवर्नमेंट की ओर से जो हो सके स्टेट गवर्नमेंट ने किया, लेकिन लाभ शुभ मीन्स दूसरे का भी भला होना चाहिए। मतलब भारत सरकार ने तो 1 साल के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाद्यान्न पहुंचाया, लेकिन उसके अलावा भी बड़ी कंपनी हो उन्होंने चैरिटी चालू कर दिया, सभी एनजीओ ने चैरिटी चालू कर दिया, स्थानिक लोकल इकाई ने चैरिटी चालू कर दिया। सब लोगों ने अपनी ओर से जो भी हो सके मदद के लिए लोगों ने किया। कोई व्यक्ति ने अपने पड़ोसी को भूखे सोना नहीं दिया। ये हमारी लाभ शुभ की संस्कृति के आधार पर संभव हुआ और ये उजागर मोदी जी ने किया। हम सब लोगों ने साथ में मिलकर, आपने यहां के कमेंट आई, थाली बजाई, यहां बात हो गई है, ताली बजाई, क्यों बजाई? कोरोना वॉरियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए बजाई। ताली हमने बजाई, क्यों बजाई? जो रोड पे खड़ा होके देश की, राज्य की सुरक्षा में, देश की सुरक्षा में लगे हमारे पुलिसकर्मी के लगाए, जो हॉस्पिटल में छोटा काम करने से लेके मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ से लेके जिन लोगों ने एक कोरोना पेंडेमिक में अपनी ड्यूटी अदा की, उसके सम्मान के लिए बताया। मैं भारत सरकार के मंत्री हूं, उसके पहले मैं एक बेटी का बाप हूं, और मेरी बेटी जब कोविड क्राइसिस में इंटर्न डॉक्टर के रूप में काम कर रही थी, वो कोविड वार्ड में काम कर रही थी, और उसके बाप के, उसके पिता के और उसकी माता की क्या स्थिति होती है। मेरी बेटी वहां काम कर रही है, कोविड फैल रहा है, और मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि पापा मैं कोविड वार्ड में ही काम करूंगी, और वो करती रही। लेकिन मेरा दिल में जो भाव होता था उस वक्त, तब मुझे महसूस होता था कि 3 ताली का क्या महत्व है। हमारा हौसला बढ़ाते थे ताली, ये थाली का टंकार हमारा हौसला बढ़ाते थे माननीय अध्यक्ष महोदय, और इसलिए थाली और ताली का महत्व था। और एक किया, तब जाके देश कोरोना क्राइसिस के सामने लड़ने के लिए सक्षम खड़ा हुआ और हम उसको अच्छी तरह से लड़ सके। दूसरा, जब यहां बात हुई मृत्यु, रिकॉर्ड क्यों छुपाते हैं मृत्यु? यहां आनंद शर्मा जी ने कहा रजिस्ट्री है, नेशनल रजिस्ट्री है, और प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में कहा कि हमारे हाथ में नहीं है मृत्यु हुआ हो, ज्यादा हमें टेस्टिंग करना है, करिए, मृत्यु रजिस्टर करिए, छुपाने का कोई कारण ही नहीं है, बताना चाहिए। लेकिन आप किसके पर ब्लेम कर रहे हैं? जिन्होंने ब्लेम किया वो मोदी पर किया, भारत सरकार पे किया। रजिस्ट्रेशन कौन करता है? स्टेट करता है। आंकड़ा तय कौन करता है? स्टेट करता है। उसको ही रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसको डालना होता है। यहां तो किसी ने मना नहीं किया है। मोदी जी ने तो कहा कि कोई बैकलॉग है तो भी डाल दीजिए, क्यों छुपाए? और छुपाने का कारण भी क्यों है? उसके लिए कोई स्टेट से कम आंकड़ा आया तो कोई उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो गई, ऐसा तो नहीं है। ये जिम्मेवारी का विषय है। लेकिन भी मैंने देखा कि यहां कई सम्मानीय सदस्यों ने कहा कि भारत सरकार आंकड़ा छुपा रही है। भारत सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट आंकड़ा भेजती है उसको कंपाइल करके पब्लिश करती है। भारत सरकार का काम होता है उसको पब्लिश करने का, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं होता है। ना ही भारत सरकार ने किसी को कहा है कि हम कम आंकड़ा दीजिए, ना ही यहां से किसी को कहा गया है कि कोविड के पेशेंट को कम बताइए। नहीं, बताने का, ऐसा करने का कोई रीजन नहीं है। और ये केवल मैं यहां कह रहा हूं और क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई मीटिंग में भी ये विषय कहा है। इसलिए मुझे लगता है
कि ऐसे विषय उठाने से हमें कोई ज्यादा फायदा नहीं होता है। और एक यहाँ विषय वैक्सीन का आया है, तो जब मैं वैक्सीन की बात करूं उसके पहले मैं वैक्सीन प्रोडक्शन की बात करूं। और आपको ये मानना पड़ेगा और हमें एक गौरव भी महसूस करना होगा। ये देश में जब पैंडेमिक शुरू हुआ, लॉकडाउन लगा, मोदी जी ने सोचा कि इतनी आबादी वाला देश है और जिस देश में रिसर्च होगा तो वैक्सीन पहले तो वही ले लेंगे, जहां प्रोडक्शन होगा वो वैक्सीन स्वाभाविक तौर पर पहले ले लेंगे। तो हिंदुस्तान जैसे इतना बड़ा देश क्या किसी के भरोसे पे बैठा रहेंगे? नहीं रहना चाहिए। और इसलिए उन्होंने, मोदी जी ने तुरंत ही बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट को कहा कि उसके पर आप काम शुरू करिए। उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाया गया, एक कमेटी बनाई गई और कंपनियों के साथ बातचीत की गई। एक कब स्टार्ट हो गया? अप्रैल में। मार्च में लॉकडाउन लगा था, अप्रैल में बातचीत चालू हो गई। एक जिम्मेदारी पूर्वक बिहेवियर किसको कहा जाता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट किसको कहा जाती है, उसका एग्जाम्पल है। और अप्रैल में ही उन्होंने स्टार्ट कर दिया। साइंटिस्ट के साथ बातचीत किया, कंपनियों के साथ बातचीत किया, उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता हो तो उसके लिए उसको सपोर्ट करने के लिए आश्वासन दिया। उसके अलावा उसको टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च करने के लिए संयुक्त रूप में रिसर्च करना है तो भारत सरकार ने उसको सपोर्ट किया। मुझे खुशी हुई कि हिंदुस्तान में भारत बायोटेक एंड सीरम, दो कंपनी ने, भारत बायोटेक इंडिजिनियस रिसर्च, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। इंडियन रिसर्च, इंडियन प्रोडक्शन, और दुनिया के साथ वो मार्केट में आ गए। दोनों कंपनी ने अपना प्रोडक्शन चालू कर दिया और प्रोडक्शन रैंप अप कर रहे हैं। यहां सवाल ये नहीं है, सवाल समझने की आवश्यकता है। जब हम सब लोगों ने कहा कि वैक्सीनेशन बढ़ाओ, वैक्सीनेशन बढ़ाओ, हमारे देश की क्षमता है, हम वैक्सीनेशन जितना हमारे पास उपलब्ध होगा, आपने देख लिया सभी स्टेट ने हमने इंपोर्ट करने की कोशिश की, किसी ने नहीं दिया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ, वैक्सीनेशन ऑटोमेटिक कर लेंगे। वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाओ और वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए लगातार एक कंपनियों के साथ बातचीत जारी रही। एज ए फार्मा मिनिस्टर के रूप में मैं स्वयं सभी कंपनी मैन्युफैक्चरर्स के यहां जाके आया, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लंबी बातचीत करके आया। उसको कोई रॉ मटेरियल चाहिए, कोई बाहर से लाने की आवश्यकता हो तो विदेश मंत्रालय से बातचीत करके जयशंकर जी दुनिया के साथ बातचीत की। दुनिया ने भी अच्छी तरह से हमें सहयोग किया और हमारा वैक्सीन प्रोग्राम कहाँ रुके नहीं, उसके लिए काम शुरू हुआ। मोदी जी स्वयं, देश के प्रधानमंत्री स्वयं वैक्सीन मैन्युफैक्चर्स करने वाली कंपनी, वैक्सीन में रिसर्च करने वाली कंपनी की स्वयं मुलाकात ली, क्योंकि साइंटिस्ट लोगों का हौसला बढ़े, उसको कुछ कहना है तो कह सके। केवल टेलीफोन से बात नहीं किया, स्वयं जाके आए। उसके बाद मैं बार बार उसका फॉलोअप लेता रहा और आज हिंदुस्तान गौरव महसूस करेगा। दुनिया की वैक्सीन तो $10 की होगी, $12 की होगी, ये $2 वाली है। और जैसा इंडिया में प्रोडक्शन रैंप अप होगा और हिंदुस्तान में एक्सेस होगा ना वैक्सीन, तब वही वैक्सीन बिकने वाली है, क्योंकि दुनिया के लिए वो सस्ती होने वाली है। दुनिया की वैक्सीन महंगी है और इसलिए सीरम वैक्सीन, उसका हमें रेगुलर 11 से 12 लाख डोज मंथली मिलना चालू हो गया है। अब 11 से 12 करोड़ डोज हमें मंथली मिलना चालू हो गया है। हमें जून महीने में 10 करोड़ मिले थे, ये महीने में मुझे 11.5 करोड़ दे रहे हैं। कंटिन्यू से 11 से 12 करोड़ के बीच में हमें देते रहेंगे। वैसा ही भारत बायोटेक, उसका मैन्युफैक्चरिंग धीरे धीरे बढ़ रहा है। विश्व के सबसे बड़ा रिएक्टर उन्होंने बेंगलुरु में लगाया है। उसका प्रोडक्शन अगले ये महीने में, यहां मैं कई बार बात ये भी सुनता हूं, भारत सरकार ने प्रेडिक्शन दिया था, लेकिन कल ही मैंने एक न्यूज़पेपर में देखा कि भारत बायोटेक का प्रोडक्शन तो इतना होगा ही नहीं, एक बैच फेल हो गई। ये बायोलॉजिकल व्यवस्था है, वैक्सीन की व्यवस्था है। फेल हो गई तो उसका प्रोग्राम जिस महीने में उसको मुझे देना था 3 करोड़, वो नहीं दे पाए। हो सकता है वो अगले महीने में देंगे। इससे हमारा प्रोग्राम को इफेक्ट नहीं होने वाली है। लेकिन जिस तरह से भारत बायोटेक, उसके साइंटिस्ट में जाके मिला, मुझे गौरव हुआ जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं। वो देश की वैक्सीन की रिक्वायरमेंट को पूरी करने में बहुत बड़ा सहयोग करेगा। उसका प्रोडक्शन आज हमें जुलाई महीने में 2.5 करोड़ मिलेंगे,
अगस्त महीने में वो 3.5 करोड़ की रफ्तार से हमें देना शुरू कर देंगे। उसके अलावा कई लोग बार बात करते थे और यहाँ भी बात हुई कि वैक्सीन सभी को बना प्रोडक्शन देने की मंजूरी दे देनी चाहिए। वैक्सीन प्रोडक्शन है, वो सभी नहीं कर सकते हैं। मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स करने वाले लोग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कर देंगे, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए 3G लैब चाहिए, उसका एक टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। जब आज हम प्रारंभ करेंगे वैक्सीन बनाना है, ऐसा मैं आज तय करूं और मेरे पास शायद इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो तो भी प्रोडक्शन में आने में 1 साल लग जाती है, 1 ईयर लग जाता है। दूसरा, जिसके पास इस टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसी सभी कंपनी को हमने भारत बायोटेक के साथ बिठाया। हमने कहा कि आप उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, अब उसको मदद करो, ये देश की रिक्वायरमेंट है। भारत बायोटेक ने कहा कोई दिक्कत नहीं है और हमारे PSU भी उसमें लग गए। इंडियन इम्यूनोलॉजी लिमिटेड, महाराष्ट्र की हफकीन, बिपकोल, गुजरात की हेस्टर, ये सभी कंपनी को आज टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है। उसका MOU हो चुका है, वो भी अगले दिनों में प्रोडक्शन में आएंगे और हमारी रिक्वायरमेंट को पूरी करेंगे। उसके अलावा हमने कई निर्णयों में रिलैक्सेशन दे दिया कि भाई चलो, यूरोपियन कंट्रीज है, डेवलप्ड कंट्रीज है, ऐसी कंट्री ने यहां जो वैक्सीन को अप्रूव किया हो और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया हो, उसको इंडिया में ट्रायल करने की आवश्यकता नहीं। वो वहां ट्रायल किया गया है, उसको हम ट्रायल मान लेंगे। ऐसा करके देश की रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए हमने उसको रिलैक्सेशन दे दिया। स्पुतनिक आई, उन्होंने इंडिया में रजिस्ट्रेशन कराया और उन्होंने भारत में डॉक्टर रेड्डी, पेनेंसिया, हेस्ट्रो, वर्चो, स्टर्लिन, ग्लैंड फार्मा, शिल्पा मेडिकेयर, ये सभी कंपनी के साथ उसका हमने टाइप करवाया। ये आपकी ओर से यहां मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और वो भी अपना प्रोडक्शन हिंदुस्तान में अभी उन्होंने देना शुरू किया है। अभी वहां से बल्क में लाते हैं, यहाँ फिनिश करते हैं और सप्लाई शुरू की है। उसका हमने 33 लाख डोज आज तक भारत को मिल गया है और अभी इंडिया में इंडिजीनियस उसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो ये भी हमें उपयोगी होगा। एक मुझे देश की गौरव की बात ये भी बतानी है। आज ये सदन के माध्यम से देश के कोटि कोटि साइंटिस्ट और युवा लोग इस सदन के बैच को देखते होंगे। आज कैडिला जाइडस ने डीएनए वैक्सीन के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए उन्होंने थर्ड ट्रायल पूरा कर लिया और DGCI में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए अप्लाई हो गया है। हमारी एक्सपर्ट टीम उसको देख रही है, उसको स्क्रूटिनी कर रही है और ये मार्केट में आ जाएंगे तो हिंदुस्तान एक इकलौता कंट्री होगा जिस कंट्री के साइंटिस्टों ने DNA वैक्सीन बनाया हो। एक गौरव हिंदुस्तान को प्राप्त होना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। उसके अलावा देश में जाइडस का 3 फेज खत्म हो गया। बायोलॉजिकल इवेंट्स हमारी हैदराबाद की कंपनी है, उन्होंने वैक्सीन बनाया है, उसका 3rd ट्रायल चल रहा है, वो भी अच्छी तरह से। अपेक्षा है कि सितंबर अक्टूबर में वो मार्केट में आ जाएंगे और 7.5 करोड़ डोज के साथ वो मार्केट में आएंगे। भारत सरकार ने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया है। क्या प्रोडक्शन करिए, हम आपको एडवांस पैसा देते हैं, बाद में पैसा डोज हम जब आपसे खरीदेंगे तब हम उसको सर्वर कर देंगे। तो ये 7.5 करोड़ डोज प्रति माह लेके अगले दिनों में मार्केट में आने वाले हैं और भारत बायोटेक की ओर से एक नेसल वैक्सीन ना नोज में 2 ड्रॉप डाला जाए, उसकी भी ट्रायल बहुत सफलता से चल रही है। हिंदुस्तान ने वैक्सीन सेक्टर में जो काम किया है वो अभूतपूर्व काम है, देश के लिए सराहनीय कार्य है और अगले दिनों में हिंदुस्तान को इज्जत देने वाला काम होकर रहेंगे। उसके आधार पर हम कहते थे कि दिसंबर के पहले हम देश के नागरिकों को जो 18 एबो के हमारे लोग हैं उसको हम वैक्सीनेट कर देंगे। सवाल उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भरोसा करना है देश के साइंटिस्ट के पर। सवाल सरकार तो वहां से जो बोलती हमें कहते हैं उसके आधार पर मैं आपके सामने रिपोर्ट करता हूं। मुझे भरोसा है मेरे साइंटिस्ट पर, मेरी इंडिजीनियस कंपनी पर। और दूसरा, यहां बच्चों के लिए भी बात हुई, 3rd वेव में बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इंडिया की 2 कंपनी जाइडस कैडिला, उन्होंने
बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक ने बच्चों पर ट्रायल शुरू कर दिया है। मुझे इनफॉर्मल जो इंफॉर्मेशन मिली है, मैं उसके साथ टच में रहता हूं, अच्छी तरह से सक्सेसफुली ट्रायल चल रही है। हम अपेक्षा करते हैं कि उसकी ट्रायल सक्सेस रहे और देश के बच्चों को भी टीका लगे। इस दिशा में हम गति से काम कर रहे हैं। और ये बात हुई कुल मिला के वैक्सीन प्रोडक्शन की। अभी बात आती है वैक्सीनेशन की। जब मैं वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूं तो यहां वैक्सीनेशन के संदर्भ में भी माननीय चेयरमैन साहब, मेरा थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन इंफॉर्मेशन बहुत मिलेगी तो सभी लोगों को उससे फायदा भी होगा। तो देश में जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसको पहले तय किया था कि हम वैक्सीन सबसे पहले हमारे हेल्थ केयर वर्कर को दें। उसके बाद सेकंड फेज हमने शुरू किया 2 फरवरी को, उसमें हमने फ्रंट लाइनर को तय किया। उसके बाद हमने 60 एबो को तय किया। 1 अप्रैल से हमने 45 एबो को तय किया। और लास्ट में सभी का सुझाव था, कई स्टेट वो भी बोलते थे कि 60 एबो को ही क्यों, उसके नीचे क्यों, उसके छोटे कम उम्र वाले को क्यों नहीं। ये भी माननीय मुख्यमंत्री श्री की मीटिंग से ही निकला हुआ विषय है कि भाई सभी को ओपन करो। धीरे धीरे क्रमशः आते आते सब लोगों को 18 एबो को अभी वैक्सीनेशन अच्छी तरह से स्टार्ट हो चुका है और वो आगे बढ़ता रहेगा। और आज जो वैक्सीन मैंने कहा उपलब्धता के आधार पर, हमने कभी ऐसा नहीं कहा कौन स्टेट किसकी सरकार वहां चल रही है और उसको कम देना वैक्सीन, उसको ज्यादा देना, ऐसा नहीं किया। हमने वहां के पॉपुलेशन के प्रोरेटा के आधार पर सभी स्टेट को जो प्रोडक्शन होता है उसको 15 दिन पहले हम उसको प्रेडिक्शन दे देते हैं कि आपको इतना वैक्सीन मिलना है और आप उसको प्लान करिए। प्लान करना स्टेट की जिम्मेवारी बन जाती है, कितना उसको काउंटर खोलना है। हमने बोल दिया कि इतना मिलेंगे। कई जगह पे क्या होता है, वैक्सीन आया और ज्यादा काउंटर खोल दिया और एक काउंटर पर, एक सेंटर पर 200 डोज मिला और आपने बोला लिया 400 को 600 को, तो स्वाभाविक तौर पर वैक्सीन नहीं है इसी बूम उठती है। मेरा आग्रह है कि वैक्सीन पर कृपया कोई राजनीति ना करें। हमारा मन बहुत ओपन है, सभी को वैक्सीनेट करना है। आज पर डे 50 लाख की गति से पिछले वीक से वैक्सीनेशन स्टार्ट होना शुरू हो गया है। और आपने देखा होगा जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूं, उसको देखते हुए अगले महीने में मुझे 18 करोड़ डोज मिलना है। 18 करोड़ डोज मिलेंगे तो मैं 60 लाख करूंगा। उसके बाद मुझे 25 करोड़ मिलना है तो 75 लाख पर डे करेंगे। ऐसा जैसा डोज उपलब्ध होते जाएंगे ऐसा वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ता जाएगा। हमारी सब लोगों की जिम्मेवारी है कि हम साथ में मिलके उसके लिए काम करें। और इसलिए आज हिंदुस्तान, ये तो सही है, दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला देश बना है। देश बड़ा है, ये भी बात सही है कि परसेंटेज में हम देखें तो कम है, क्योंकि देश भी बड़ा है, वो भी हमें मानना होगा। दूसरा, आम दुनिया की कभी प्रशंसा करते हैं, हमारे पहले जिन्होंने वैक्सीनेशन चालू कर दिया और सारा संसाधन लगा दिया और थर्ड वेव वहां चल रहा है, तो भी एक कंट्री की क्या हालत है देखिए। इंडिया ने लगाया है आज सुबह तक 41 करोड़ 20 लाख। यूनाइटेड स्टेट ने लगाया है 33 करोड़ 33 करोड़ 80 लाख। ब्राजील ने लगाया है, मैं वही बोल रहा हूं अब्रो जी, मैं वही बोल रहा हूं कि ये टीका की उपलब्धता, दूसरा देश की आबादी। यहां आबादी कम है लेकिन वो संसाधन तो उसके पास ज्यादा है ना, मशीनरी तो उसके, वो डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं ना। तो ये लोग भी कितना लगा सके हैं। जर्मनी 8 करोड़ 60 लाख, यूनाइटेड किंगडम 8 करोड़ 30 लाख, जापान 7 करोड़, फ्रांस 6 करोड़ 3 लाख और टर्की 6 करोड़। हमने देश दुनिया में सबसे ज्यादा टीका लगाने वाला देश हम बने हैं, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है। और टीका में जैसे जैसे बढ़ता गया प्रोडक्शन, ऐसे पहले 10 करोड़ हुआ था, 85 डेज लगे थे। 85 डेज में हम 10 करोड़ लगा पाए थे, लेकिन 55 डेज में, बाद में 29 डेज में हमने 20 करोड़ लगाया और 55 डेज में हमने 10 करोड़ लगाया। 20 करोड़ लगाने में हमें 29 डेज लगा और 24 डेज में, पिछले 24 दिन में हमने 10 करोड़ टीका लगाया है
और ऐसे पर 10 करोड़ टीके से हमारी संख्या आगे बढ़ती जाएगी और हमारी प्रोडक्शन जैसे जैसे रैंप अप होगा वैसे वैसे हमारा प्रोडक्शन बढ़ता, हमारा वैक्सीनेशन बढ़ता जाएगा। एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन मैं इस सदन के माध्यम से देना चाहता हूं। जब डेली वैक्सीन रेट और एक बच्चों की वैक्सीन का विषय आया है तो उसमें बच्चों को तीसरा एक ह्यूमर चलती है कि बच्चों में तीसरा वेव में उसको ज्यादा लगेगा, उसकी चिंता करनी ही चाहिए और हमने करके भी रखी है। लेकिन फर्स्ट वेव जब था तब 1 से 10 जब सीरो सर्वे होता है और एंटीबॉडी देखी जाती है तो उसमें 1 से 10 आयु के बच्चे में 3.28% बच्चे को एंटीबॉडी पाई गई थी। सेकंड वेव आया। सेकंड वेव में भी जब हम पिकअप पर पहुंचे थे फर्स्ट वेव में तब 21.23% हमारा केस के सापेक्ष में बच्चों में थे। वैसे ही सेकंड वेव में भी 3.5% ही बच्चे को इफेक्ट हुई थी। हम अपेक्षा करते हैं कि बच्चों में सेकंड वेव में ज्यादा आई, फर्स्ट वेव में इफेक्ट कम आई तो थर्ड वेव में उससे ज्यादा आ जाएगी। ऐसा प्रिडिक्शन करना हमारे लिए उचित नहीं है। एक 2 एग्जाम्पल से हम तय कर सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट वेव ज्यादा थी, सेकंड वेव कम थी, लेकिन 3.5 पॉइंट ही बच्चे हमारे इफेक्टेड हुए थे। उसको देखते हुए मुझे लगता है कि थर्ड वेव, लेकिन भी उसकी तैयारी नहीं करना ऐसा नहीं, उसकी तैयारी अच्छी तरह से की है और ये तैयारी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके अलावा जो मेडिसिन की यहां भी बात आई, मेडिसिन में हमारी क्या स्थिति थी मुझे पता है। आप सब नेता सदन की मीटिंग भी रखी है, लेकिन उसके मुझे उसके पहले पूरा भी करना है। मेडिसिन के बारे में यहाँ कई विषय रखा गया था, लेकिन रेमडेसिविर, पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन और आइवरमेक्टिन, ये सब कोविड प्रोटोकॉल की मेडिसिन है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो क्राइसिस हुई, कोई भी मेडिसिन की क्राइसिस ना हो, ये पर्सनल मैं देखता था, इसलिए मुझे उसका डिटेल अनुभव है। उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना, जिस दिन सेकंड वेव स्टार्ट हुआ और उस वक्त हमने सभी कंपनी को पूछा पहले कि आपकी क्या स्थिति है, प्रोडक्शन क्षमता क्या है, तो उन्होंने कहा कि हमारी प्रोडक्शन क्षमता पर डे 30,000 फाइल हम बना सकते हैं, इतना हमारे पास मटेरियल है, इतनी हमारी व्यवस्था है। मैंने कहा कि आप कितना बढ़ा सकते हैं, अगले दिनों में हमारी रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ेगी। उन्होंने कहा क्या आप प्रोक्योर कर लेंगे, हमने कहा कि हाँ सरकार प्रोक्योर कर लेगी, आप प्रोडक्शन बढ़ाने की तैयारी करो। उन्होंने कहा कि एक बीडीसी करके एक उसमें रॉ मटेरियल आता है, वो गिलियड कंपनी देगी तो होगा। मैंने जयशंकर जी को कहा कि आप गिलियड कंपनी से बात करो, बीडीसी रॉ मटेरियल हमारी कंपनी को दे तो आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। उन्होंने कहा हाँ प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं। ये बात हुई 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच की, और मुझे बताते हुए खुशी है 13 अप्रैल आई तब, उसके पहले जब मैंने प्रारंभ किया तब देश में केवल 20 प्लांट था जो रेमडेसिविर बनाता था, और 13 अप्रैल को 62 प्लांट थे रेमडेसिविर बनाते थे, और उसकी प्रोडक्शन क्षमता पर डे 3.5 से 4 लाख तक आप पहुंची थी। जितनी कोशिश हमसे हो सकी इतनी कोशिश हमने की, ईमानदारी से कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने हमें कहा कि देश के नागरिकों को मेडिसिन मिले उसके लिए प्रयास करो, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और एक घटना से दूसरी घटना बनी, जब ज्यादा हम रेमडेसिविर या तो स्टीरॉइड का हम यूज कर लेते हैं, और जब लॉन्ग टाइम हम मेडिसिन लेते हैं तो हमारी इम्यूनिटी खत्म होती है, या तो जिसकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है तो ब्लैक फंगस का डिसीज शुरू हो जाता है। तो फिर 1 मई सूरत से मुझे सूचना मिली कि एक ब्लैक फंगस का केस आया है, तो मैंने तुरंत ही देश में मैपिंग किया कि देश में एम्फोटेरिसिन बी का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो पता चला कि 5 कंपनी कर रही है।
और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम थी, महीने 1 लाख से 1.5 लाख वाइल बनाने की 5 कंपनी की इकट्ठा करके थी। और देश में म्यूकरमाइकोसिस का केस, यहाँ डॉक्टर है उसको पता होगा, वो सालाना केवल 3 से 4 हजार आते थे और केस बढ़ने लगा अप्रैल मई महीने में, और बढ़ के आज 44,000 तक पहुंच गया। 44,000 तक केस आज, स्टिल टुडे 44,000 केस म्यूकरमाइकोसिस का। उसके लिए एम्फोटेरिसिन बी चाहिए। एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन, उसकी प्राइस भी महंगी और लगाना भी ज्यादा पड़ता है, 50 से 100 से 150 तक लगाना पड़ता है, खर्च भी बहुत होता है। ऐसी स्थिति में सभी राज्यों के साथ बातचीत करके, गवर्नमेंट व्यवस्था को क्रिएट करके, एक पोर्टल खड़ा करके, कौन से हॉस्पिटल में कितने मरीज है, ये सारी इंफॉर्मेशन एक पोर्टल पर लाए और एक पोर्टल पर ला के सारी दुनिया में, आपने जो यहाँ कहा ना क्यों आप एक्सपोर्ट करते हैं, क्यों ये नहीं करते, इसलिए करना पड़ता है सब। दुनिया के साथ एक ग्लोबलाइजेशन के जमाने में दुनिया से संपर्क रखना पड़ता है, म्यूचुअल हमारी आवश्यकता होती है सभी से। हमारे पास एम्फोटेरिसिन नहीं थे और ऐसी स्थिति में दुनिया ने हमें मदद किया, कहा कि हिंदुस्तान हमारे साथ खड़ा रहा था और जहां जहां मेडिसिन पड़ी थी सब लोगों ने हिंदुस्तान को भेजी। 13 लाख वाइल इंपोर्ट किया और यहाँ नया 5 प्लांट को कहा आइए आप बनाइए, हम सहयोग करते, तुरंत ही उसको मंजूरी दी। 10 प्लांट ने यहाँ बनाना शुरू किया। हमने 13 लाख वाइल इंपोर्ट किया और दोनों संयुक्त करके देश में एम्फोटेरिसिन इंजेक्शन की कमी ना रहे, उसके लिए हमने भरपूर कोशिश की। लेकिन भी मैं मानता हूं कई लोगों को नहीं भी मिली होगी, टाइम पे नहीं भी मिली होगी, क्योंकि कोशिश जो सरकार से हो सकता है, सरकार जो कर सकती है, ये सर्वोच्च करने की कोशिश की, क्योंकि देश की 130 करोड़ की जनता के प्रति मोदी सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कैसे व्यक्त करें, ये जिम्मेवारी है और जिम्मेवारी के साथ हमने काम किया है। वैसा ही ऑक्सीजन के बारे में यहाँ बात आ गई है, मुझे नहीं बताना है ज्यादा, लेकिन ऑक्सीजन के संदर्भ में जो काम हुआ, कितना ऑक्सीजन देश में आवश्यकता होती थी। देश का प्रोडक्शन ही 4 से 5 हजार मेट्रिक टन का था इंडस्ट्रियल, और उस मेडिकल ऑक्सीजन तो केवल 1100 से 1200, 700 से 900 टन जितना ही था। लेकिन ऐसी स्थिति में हमें उसको बढ़ाना था और उसको बढ़ा के हमें वहां ले जाना था जो हमारी आवश्यकता को हम पूरा कर सके, और देश में जो एकाएक हमारी डिमांड बढ़ी उसको हम कैसे पूरी करें। तो ये पूरी करने के लिए हमने भरपूर, आपने देखा होगा, कभी मुझे उसमें से कभी किसी ने जो थोड़ी सी सराहना की होती तो मुझे अच्छा लगता। प्रोडक्शन भी बढ़ाना था, हमारे पास न था नहीं। चलो हमने इंडस्ट्रीज को कहा कि आप 2 गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज थी, हमारी स्टील इंडस्ट्रीज थी, सभी के पास जो प्लांट था हमने उसको बोल दिया कि आप इंडस्ट्रीज के लिए यूज नहीं करो। देश की जनता की जीव बचाना हमारी प्राथमिकता है, लाइफ इज अ फर्स्ट, और इसके लिए उसको काम पे लगा दिया। लेकिन उसके लिए लॉजिस्टिक चाहिए, उसको ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था चाहिए, क्योंकि हमारे पास टैंकर भी की लिमिटेशन होती है, ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर, उसको भी बढ़ाना था। उसको बढ़ाने के लिए हम काम पे लगे, इंडिया में थे, बाहर से भी मंगाने की कोशिश की। पीयूष भाई ने ट्रेन चलाई, ट्रेन के माध्यम से हमने यहाँ से टैंकर भेजे, लास्ट माइल तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने की कोशिश की, और एयरफोर्स के प्लेन लगाए, समय ज्यादा न लगे। बाहर से भी, फॉरेन कंट्री से भी बाय नेवी के माध्यम से हम ऑक्सीजन लाए। आपने जो सराहना की होती, उल्लेख किया होता कि हिंदुस्तान की सरकार ने एफर्ट किया, दुनिया के साथ बातचीत की, कतार, ओमान, सऊदी अरेबिया, वहां से नेवी के शिप के माध्यम से हिंदुस्तान में ऑक्सीजन लाए, जैसे हिंदुस्तान के लोगों का जीवन बचे। उसके लिए एयरफोर्स के प्लेन को काम पे लगाया, उसके लिए ट्रेनें काम पे लगी, सारी व्यवस्था को पूरी करके हमने 10,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने की व्यवस्था की। ये छोटी बात नहीं है, और दुनिया में जो मैं उल्लेख नहीं करना चाहता हूँ कई कंट्री का, यहाँ नाम लेना मुझे उचित नहीं लगता है। मैंने बहुत नजदीकी से देखा है कैसी अव्यवस्था हो चुकी थी, कैसे लास्ट में उसके नागरिक के अकाउंट में पैसा जमा करा दिया, एम्बुलेंस को कॉल करते थे, एम्बुलेंस नहीं आती थी, ऐसी कई कंट्री में हालत हो गई थी। हिंदुस्तान ने ऐसा नहीं होने दिया। लेकिन भी मैं मानता हूं
कि अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता थी और हमें बहुत कुछ करना है अगले दिनों में। अगले दिनों में उसके लिए हमें बहुत कुछ करना है और साथ में मिलकर करना है। हम संयुक्त एफर्ट से काम करेंगे। आपने कहा कि उसकी और तैयारी क्या होनी चाहिए। आनंद शर्मा जी ने कहा कि आप पीएसए ऑक्सीजन प्लांट, आपने मुझे पूछा कि उसका विवरण आपको देना चाहिए, मैं दे देता हूं। हमने तय किया कि देश की सभी एक कैटेगरी की बड़ी हॉस्पिटल वहां पीएसए प्लांट प्रायोरिटी में लगना चाहिए। केवल सरकारी लगा रही है ऐसा मैं नहीं कहता, कई एनजीओ भी लगा रहे हैं, कई कंपनियां अपने सीएसआर फंड से भी लगा रहे हैं। मैं पोर्ट मिनिस्टर था तो मेरे कई पोर्ट के माध्यम से मैं सीएसआर से इस डिस्ट्रिक्ट में लगा रहा था। ऐसे ही ओएनजीसी भी लगा रही है, ऐसे कोयला कंपनी भी लगा रही है, ऐसे कई भी लोग, स्टेट गवर्नमेंट भी लगा रही है। लेकिन भारत सरकार ने 1573 प्लांट हम लोगों ने लगाने के लिए कार्यक्रम बनाया। उसमें से 316 प्लांट आज के दिन में कमीशन हो गया है और 31 जुलाई और अगस्त एंड में हम सारे प्लांट लगा देंगे। उसके लिए हमने डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है। डे टू डे जियो टैगिंग करके हम फॉलोअप ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी स्टेट को भी आग्रह करना चाहता हूं कि लग रहा है आपके हॉस्पिटल में, आप भी निगरानी करिए। आपके लोकसभा क्षेत्र में या तो आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां भी लगता है, आप जाके कई बार उसकी मुलाकात लेके आइए, कैसा काम चल रहा है, उसका हौसला बढ़ेगा और हमें सेटिस्फेक्शन होगा कि काम अच्छी तरह से हो रहा है और उसका लाभ भी अगले दिनों में देश को होना है। और ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए भी व्यवस्था हो रही है। 4,04,02,000 ऑक्सीजन सिलेंडर हमने देने के लिए काम चालू किया है। उसमें 1,14,000 सिलेंडर आज स्टेट को पहुंचाया भी गया है। वैसे ही वेंटिलेटर स्टेट को दिया गया है। 56,000 वेंटिलेटर आज तक भारत सरकार ने स्टेट को दिया है। मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूं। कई स्टेट क्राइसिस चल रही थी, तो क्राइसिस के समय में आप लोगों ने देखा होगा कई स्टेट की ओर से कमेंट आती थी कि वेंटिलेटर चल नहीं रहा है। अरे भाई, 1 साल पहले हमने भेजा था आपको, 1.5 साल पहले भेजा था, एक बार खोल के देख लेना चाहिए था। एक बार खोल के देख तो लेना चाहिए था। ऐसा कहते हैं आप, ऐसा नहीं हो तो अच्छा है। वैसा ही वेंटिलेटर उपलब्ध हो, उसके लिए हमने कोशिश की। सारी ओर से हमने पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी 1 लाख स्टेट को आज के दिन में उपलब्ध कराया है और हम अगले दिनों में करवा रहे हैं। मेरा सभी को आग्रह है कि अगले दिनों में हम सब लोग साथ में मिलके, तीसरे वेव की यहाँ बात हुई, उसके लिए क्या तैयारी हुई है उसकी बात करके मैं मेरी बात खत्म करूंगा। मोदी जी ने भविष्य में, अभी मैं बोल रहा हूँ डायरेक्ट जी, आपका क्वेश्चन का भी रिप्लाई करूंगा, लेकिन अभी मैं बोल रहा हूँ। ओके, वो सुझाव तो मानूंगा ही। हाँ, प्रेजेंटेशन तो सर्कुल डायरेक्ट जी सुझाव भी लेंगे और सभी पार्टी के नेता की मीटिंग प्रधानमंत्री जी ने बोला ये एमपी को भी भेजेंगे, भेज देंगे। लेकिन लास्ट में हमने जो सीखने के लिए सेकंड वेव से मिला, सेकंड वेव में हमें जो सीखा, आपने कहा कि हमें कुछ सीखना भी चाहिए और अच्छा करना चाहिए। अच्छा करने के लिए जो उस सेकंड वेव से हमें सीख मिली, भविष्य में हमें ऐसी नौबत ना आए या तो उसको अच्छी तरह से दुरुस्त कर सके, इसके लिए हमने 23,000 करोड़ का पैकेज, कोविड मैनेजमेंट रिस्पांस पैकेज डिक्लेयर किया। ये पैकेज में क्या क्या कंपोनेंट है? पेडियाट्रिक बेड बनाना है। अभी डिस्ट्रिक्ट हमारे हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक के लिए अलग से वार्ड बनाना, उसके लिए आईसीयू वार्ड बनाना, उसके लिए वेंटिलेटर का प्रबंध करना। हर डिस्ट्रिक्ट पर कोई भी जगह पे मेडिसिन की क्राइसिस ना हो, दिक्कत ना रहे, इसलिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो बफर स्टॉक रखे, उसकी व्यवस्था उसमें की गई है। सभी डिस्ट्रिक्ट को उसके लिए पैसा दिया जाएगा।
2,44,000 बेड बनाया जाएगा। हर ब्लॉक में एक एम्बुलेंस अभी से ले लेना है 9 महीने तक। 9 महीने में 23,000 करोड़ रुपीस का खर्च करना है और एम्बुलेंस आपके तैयार ही रहे, शायद आवश्यकता हो तो उसका उपयोग करे। कम्युनिटी हॉस्पिटल उसमें से तैयार करना है। जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट है, पैरामेडिकल स्टूडेंट है, उसको अभी से ही हायर कर लो, उसको रिस्पेक्टेड सैलरी देके उसको भी उसमें वो काम में लगे और भविष्य में हमें जो केस बढ़े तो उसका उपयोग हो सके और उसमें टेलीमेडिसिन का उपयोग हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग हो के कंसल्टेशन हो सके। पीडियाट्रिक स्टेट ऑफ एक्सलेंस सेंटर हर स्टेट में एक बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान किया है। ऐसे कोई ऐसी महामारी आगे बढ़ जाए और बच्चों में आ जाए तो उसको स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक और नीचे लेवल तक अच्छी तरह से उसकी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल उसके संदर्भ में उसको इंफॉर्मेशन मिले, उसको यहाँ से दिखाया जाए, समझाया जाए, उसके लिए भी उसमें व्यवस्था रखी गई है। कुल मिला के जो हमने भविष्य में ये आपदा आगे बढ़े तो उसको कैसे संभालना है, उसके लिए 23,000 करोड़ का पैकेज के माध्यम से राज्य सरकार के साथ भागीदारी बना के उसके सुझाव के आधार पर हमने ये पैकेज डिक्लेयर किया है। और मुझे विश्वास है, मैं कल ही उसका रिव्यू ले रहा था, सभी स्टेट को बोला गया है कि आप स्टेट का प्लान बना के हमें भेजिए, क्या क्या आपको करना है वो भी उसको एडवाइजरी दी गई है और उसके आधार पर वो हमें प्लान भेज देंगे और हम तुरंत ही पैसा स्टेट के अकाउंट में जमा करवा देंगे, जैसे कि अगले दिनों की हम अच्छी तरह से तैयारी कर सके। आप सब लोगों ने अपना जो सुझाव दिया, आप सब लोगों ने हमें जो मार्गदर्शन दिया, उसके आधार पर मैं लास्ट में इतना एक संस्कृत में भागवत गीता का एक श्लोक आपके सामने रख के मेरी बात खत्म करूंगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथ्वीधम विविधायाश्च पृथकेष्ठा देव्यम चेवात्र पज्यचन। यानी कि शरीर, कर्म, मन और भाव से जो हम साथ में मिलकर प्रयास करेंगे तो कोई तीसरी लहर नहीं आएगी, हम सफल ही रहेंगे और सफलता के लिए हम सब समूह में काम करेंगे। धन्यवाद।